करिए। हाँ जी। आज आप हमारे साथ आज सुमन जी जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सुमन जी कि आप यहाँ आए। And hello to all my little friends. हाँ, अभी वो बात करेंगे आपसे। हेलो मैम। Hello. हेलो मैम। Hello. हेलो ओके। मैम। हाँ, तो आइए हम सुमन जी के बारे में थोड़ा सा जानें। सुमन जी पिछले 32 सालों से कहानी, कविता व महिला विषयों तथा बाल लेखन में संलग्न हैं। खाली कलश, ठोस धरती का विश्वास, अग्निदान, एक सपने के सच होना और पीले झूमर नामक कहानी संग्रह समेत 700 से अधिक कहानियां व कविताएं लिख चुकी हैं। इनके 1000 से अधिक लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही इन्होंने लेखन किया है। इनकी 160 से अधिक पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हुआ है। इन्होंने स्वयं 12 पुस्तकें लिखी हैं और अधिकतर इन्होंने स्वतंत्र पत्रकारिता एवं लेखन और पर्यटन पर लेखन किया है। पर्यटन मीन्स टूरिज्म पे। और सुमन जी पूर्व संपादिका रह चुकी हैं हिंदी विभाग चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की, और पूर्व असिस्टेंट एडिटर रह चुकी हैं जागरण की, और पूर्व एसोसिएट एडिटर मेरी संगिनी की, पूर्व एसोसिएट एडिटर फॉर दी विमेन की। तो सुमन जी, ये तो बहुत ज़्यादा काम दिखाई दे रहा है आपका। इतना सारा अनुवाद करना, अपनी किताबें लिखना और पर्यटन पर लिखना, ये सब एक अलग अलग एरियाज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि आपका किस तरह से इतना रुझान हुआ लेखन की तरफ और इतना कुछ लिख डाला, तो इसके बारे में आप बताएं। रुझान मुझे याद है, मैं 12 साल की थी। अच्छा। तब से मैंने लिखना शुरू किया और लिखने की शुरुआत हुई थी मेरी कविताओं से। तो उस वक्त मैं बोलती थी मेरे ब्रदर को, बड़े भाई को, कि मुझे टॉपिक दे दो, तो वो एक शीर्षक में लिख देते थे, जैसे पेड़ पर, किसी पर, फूल पर, तो उस पर मैं कविताएं लिखा करती थी। फिर धीरे धीरे वो, पता नहीं, मुझे लगता है मैं तो इसे गॉड गिफ्ट मानती हूँ, और वो लिखते रहे। और उसके बाद दूसरा एक शौक जन्म हुआ अंदर, आर्ट एंड क्राफ्ट। अच्छा। तो आर्ट और हैंडीक्राफ्ट पे बहुत काम किया, ट्रेनिंग्स ली, डिप्लोमा किए, बहुत काम किया। करते करते वो भी सब सीखते रहे, और उसके बाद कहानी भी चलती रही। कविताएं पीछे थोड़ी कम हुई उस दौरान, और कहानियां ज्यादा हो गई और लेख ज्यादा हो गए, क्योंकि पत्रकारिता की, जर्नलिज्म में आने के बाद आपको काफी लिखना पड़ता है, हर तरीके के विषयों पर। और फिर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जुड़ना हुआ। आकाशवाणी में मैंने अपनी कहानियां पढ़ना शुरू किया। तो इस तरह से करते 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 वो धारा की तरह एक बहते चले गए हम, और लिखते चले गए। और फिर उसके बाद जहां जहां कहा कि भाई आइए हमारे साथ जुड़िए, जिन्होंने बुलाया, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट हो या जागरण सखी हो या बाकी अन्य पत्रिकाएं, तो उनमें एक संपादक के विभिन्न पदों पर काम किया, और साथ में लेखनी चलती रही। इसी तरह से अनुवाद का बस वो पैशन हो गया अंदर। तो धीरे धीरे वो, जिसे कहते हैं ना, जुनून बन गया, और बस इसी तरह से अब चलते जा रहे हैं। देखो, बहुत काम है ये, है ना। एक तो लेखक है जो लिख दिया, है ना। अब लेखक ने तो लिख दिया और कहानी आपके पास आ गई, ठीक है। अब आप एडिटर हैं। अब जब आप एडिटर हैं तो किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? कहानी में क्या काटेंगे, क्या रखेंगे? कहानी पहले ही अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, ऐसे क्या बिंदु हैं जो आपके सामने होते हैं कि आप बोलते हैं हाँ, इसको तो लेना है मैगजीन में, इसको हटाना है? जो हम रिजेक्शन की बात करते हैं, है ना। लेखक के लिए तो भैया एक दिल ब्रेक हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया, मेरा छपा नहीं। लेकिन आपके लिए कितना मुश्किल काम है, क्योंकि आपको अपनी पत्रिका की क्वालिटी मेंटेन करनी है। हाँ, तो आप बताएं सुमन जी। अभी जैसे अगर हम पहले पत्रिकाओं के चयन की बात करते हैं, क्योंकि पुस्तक की एक अलग वो होती है प्रक्रिया, और पत्रिका के लिए अलग होती है। तो पत्रिका के लिए
हम चुनते हैं तो सबसे पहले जो हमारा पहला बिंदु होता है वो ये देखना कि पत्रिका के पाठक कौन है। हम्म, तो जो उस पाठक वर्ग को हमें केटर कर रहे हैं, हम उसकी रुचियों, पसंद, पृष्ठभूमि और हमारी पत्रिका कहाँ कहाँ जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका गांव में हो रहा है, शहरों में हो रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रख के हमें सारे बच्चों के, अगर वो बच्चों की है तो बच्चों के हिसाब से, वयस्कों की है तो वयस्कों के हिसाब से हम दिमाग में रखते हैं कि क्या ये उस पाठक वर्ग के लिए या उस पर्टिकुलर आयु वर्ग के जिसके लिए ये हमने बनाई है पत्रिका, उसको ये उसके लिए अपील करेगी या नहीं, ये कहानी या जो भी चीज है उसके हिसाब से हम उसका चयन करते हैं। विषय का चयन करते हैं क्योंकि विषय पर भी हमें बहुत ध्यान देना जरूरी होता है कि भाई कोई गलत चीज हम नहीं परोसना चाहते अपने पाठकों को, तो उन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। फिर उसका होता है कि ये तो चयन हो गया, भाषा बेशक हम सुधारेंगे, लेकिन एक लेखक की मूल भाषा होती है उसको हम बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते कि हमें कि भी बहुत हमने बिल्कुल ही उसमें चेंज कर दिया तो वो लेखक के साथ न्याय नहीं होता है। तो भाषा, शैली, शब्दों का चयन, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर हम किसी कहानी को चुनते हैं। तो यानी जो लेखक जब भेज रहा है तो वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखे कि भाई भाषा अच्छी हो, ऐसी भाषा का प्रयोग ना हो, अगर बच्चों के लिख रहे हैं तो बच्चों की भाषा जैसी हो जो वो आसानी से बच्चे उसे समझ पाए, है ना। और कहानी जो है वो रोचक होनी चाहिए, है ना। और आपकी जो मैगजीन है उसमें कितने पन्ने की जा रही है कहानियां, है ना, उस हिसाब से। हाँ जी, बोलो बेटा। मैम रोचक का मतलब क्या होता है? इंटरेस्टिंग, ठीक है। हाँ, जो पसंद, हाँ, जो पसंद आए सबको, है ना, ऐसी चीज जो हम कहानी दें उस पत्रिका में। तो ये तो एडिटर का जो काम, उसके बाद जैसे आपने जब देखा तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी देखते हैं, है ना। और अगर ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक वाला कोई लेख है, कहानी अच्छी है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा है जिसने भेजी है, तो क्या करते हैं? फिर हम उतना तो छूट देते हैं कि भाई अगर कहानी विषय अच्छा है, उसका जो संप्रेषण है, मीन्स उसको जो प्रस्तुतिकरण है वो अच्छा है, वो भाव है उसके अंदर, वो जो बात लेखक कहना चाह रहा है वो कह पा रहा है, तो इतनी छूट हम दे देते हैं कि हाँ भाई स्पेलिंग मिस्टेक रह गई। क्योंकि इसमें मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि एक लेखक की दृष्टि और एक संपादक की दृष्टि बहुत फर्क होती है। क्योंकि लेखक जो है वो एक रॉ में लिख रहा है, उसने सिर्फ अपने भाव व्यक्त करने हैं, लेकिन जब हम लेखक, चूंकि मैं दोनों हूं तो इसलिए मुझे मालूम है कि यहाँ पे चूक हो रही है, तो वो जो संपादक है ना वो उस पे जाएगी कि यहाँ पे उसने ये गलती करी है। तो लेखक को तो ये लगा कि यार मैंने तो बहुत सुंदर से है, अच्छा लिख के भेजा है, लेकिन बहुत सी ऐसी भी चीजें होती है इसके अंदर, फैक्ट्स कि कुछ चीजें ऐसी होती जो तार्किक दृष्टि से नहीं सही होती, खासकर बच्चों की कहानियों। इसको में तो हम काफी चीजें सह सकते हैं, क्योंकि लेकिन बच्चों की जब हम किताबों की या कहानियों की एडिटिंग करते हैं तो उस बहुत बारीक से बारीक डिटेल्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्योंकि कई बार जैसे किसी ने कोई कहानी लिखी, मान लीजिए, है ना, तो समुद्र की कहानी लिख रहे हैं तो उसमें फैक्ट्स गलत नहीं होने चाहिए। तो मुझे लगता है लेखक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो रिसर्च करे। बिल्कुल, है ना। क्या है कि संपादक भी करता है, मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं जब कुछ किताब या तो अनुवाद भी करती हूँ या संपादन, तो मैं उससे पहले उसके बारे में पढ़ती हूँ, क्योंकि फैक्ट ये है कि हर चीज के बारे में तो हमें भी नॉलेज नहीं होएगी, तो उसके बारे में क्योंकि आजकल तो गूगल है, बहुत आसान हो गया है जानकारी हासिल करना, तो अगर आप उसके बारे में पढ़ लेते हैं तो आपको समझ आ जाता है। तो जैसे ही कोई कहानी आई और समझ लीजिए उसमें कोई पहाड़ की बात हो रही है ना, तो वो जहाँ जिस एरिया की है तो उस बारे में वो जानकारी ठीक दे रहा है लेखक, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे लगता है बच्चों ने पढ़ना है, हम कुछ भी लिख दे रहे हैं और वहां पर बच्चे बोले मैम ये तो, बच्चे ना हर समय फिर किताबें लेके टीचर के पास पहुंच जाते हैं, मैम इसमें तो ऐसा लिखा था। तो हमारी जिम्मेदारी, जो लेखक है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लगता है मुझे, कि ये अगर किसी के, चाहे कोई बच्चों का लेखक हो बड़ाओं का, उसको मतलब जानकारी रखनी है इन चीजों की, जो भी विषय ले रहा है ना, साइंस का विषय ले रहा है तो भी लेनी है ना। जैसे फूल पे कोई फूल लिख दिया, अब मालूम पड़ा कि वो फूल पर नहीं
होता है, आपने ऐसे ही लिख दिया, तो वो एक गलत जानकारी आपने दी। जी। ये भी पता होना चाहिए कि हम जिस जगह के बारे में दे रहे हैं, उस माहौल के बारे में, वातावरण के बारे में, रहन सहन के बारे में, तो सही है कि नहीं, उपयुक्त है कि नहीं वहाँ के हिसाब से। हाँ। तो इन सब चीजों पर हमें बहुत मेहनत करके जब हम संपादन करते हैं तो इन सब चीजों को चेक करते हैं। हाँ। जो लेखक ने भेजा उसी से ही हम पूरी नहीं करते, पूरी हम चेक करते हैं पहले लिखने से। तो बच्चे लोग, आप लोग के कुछ प्रश्न हैं मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार, क्योंकि पहले सुन लें कि मैम के पास कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या देखो वो कर रही हैं। तो जरा सा मैं पहले थोड़ा सा जानकारी ले लें, फिर हम ओपन करेंगे और आप लोग भी पूछ सकेंगे, ठीक है। तो सुमन जी, ये तो हुई एडिटिंग की बात, है ना, लेकिन ट्रांसलेशन अपने आप में एक बड़ा काम है, क्योंकि लेखक ने अपनी भाषा में कुछ लिखा, अब आप उसको हिंदी या अंग्रेजी जो भी आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं जिस भी भाषा में, तो वो उसका एसेंस बनाए रखना, वो जो लेखक ने लिखा है जिस तरह से, तो अगर हिंदी में लिखा है और उसको अगर इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसका वो भाव बनाए रखना उस भाषा में बहुत ही ज्यादा नाजुक काम है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप बताइए किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं इसमें। एक्चुअली में क्या है, असल जब मैं कुछ लोगों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं अनुवाद क्या है, तो बहुत आसान है। तो मैं उन्हें ये समझाती हूँ कि मूल लेखन से ज्यादा डिफिकल्ट है अनुवाद, क्योंकि अनुवाद जो है वो किसी और की भाषा को है, भावाभिव्यक्ति है, उसके एक्सप्रेशंस है, और जो मूल लेखक है वो हमारा है, हमको पता है हमने क्या लिखा है। लेकिन जब हम अनुवाद करते हैं तो हमें लेखक ने क्या लिखा है और लेखक क्या कहना चाहता है पहले उसको समझना पड़ता है। और ये नहीं कि हमने वर्ड उसको ट्रांसलेट शब्द ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं हमें, और ना ही हम उसका जिस्ट दे सकते हैं कि भाई एक पैराग्राफ लिया उसका सारांश लिख दिया। हमें उसको समझना पड़ता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेखक उसको क्या कहना चाह रहा है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि पहले हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर वो कोई बच्चों की किताब है या वयस्कों की किताब है तो वो किस पृष्ठभूमि के लिए है, आयु वर्ग के लिए है। तो हम हर चीज जो है आयु वर्ग के हिसाब से उससे की भाषा होनी चाहिए, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। और अनुवाद में सबसे बड़ी बात है, देखिए एक शब्द है उसके कम से कम 1000 मीनिंग होते हैं, तो उन अर्थों का हमें चयन करना होता है कि इस वाले जगह पर कौन उपयुक्त बैठेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि आपके पास अपनी वोकैबुलरी, अपना शब्द ज्ञान जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपको। और उसके लिए एक ही चीज है हमारे पास, पढ़ना है, हमारा ज्ञान उतना बढ़ता है चाहे वो कोई भी भाषा हो। दूसरा, अनुवाद में जो सबसे बड़ी जो चुनौती आती है कि जो लेखक के जो भाव है, उतार चढ़ाव, वो क्या कहना चाह रहा है, हमें उसको समझना है, फिर उसको उसी के शब्दों का सहारा लेते हुए हमें कागज पे उतारना है। ये अनुवाद की बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी पीछे एक धोनी की किताब मैंने की थी। अच्छा। मैं स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, तो मुझे मैंने ये लगा कि मैंने सबसे पहले गूगल पे जाके पूरा ज्ञान प्राप्त किया कि वाकई में क्या होता क्या है, ये सब चीजें जो क्रिकेट से जुड़े टर्म्स थे मैंने उनको समझा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन, मेरे को पसंद नहीं है, इतना नहीं है मुझे, तो मेरे को इतनी वो भी नहीं थी। लेकिन फाइनली जब आई किताब तो बहुत अच्छी आई, क्योंकि वो हमने पढ़ना पड़ा। ऐसे एक और उदाहरण में आपको, जो मुझे सबसे चैलेंजिंग बुक थी मेरे लिए, वो थी नाइपॉल की द मिडिल पैसेज। नाइपॉल एक ऐसे लेखक है जिनकी भाषा को समझने, उनकी कॉलेक्चुअल भाषा है, मतलब वहाँ की स्थानीय बोली होती है, वो वहाँ की कैरेबियन की यात्रा पर है ये। और कैरेबियन यात्रा के दौरान जो हुआ, तो वो उस ग्रामीण परिवेश को समझने में लिटरली मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी कि वो क्या थी, क्योंकि इतना नहीं, वहाँ की जो भाषा है और चाहे स्लैंग है, उसमें इसमें बहुत ज्यादा स्लैंग वर्ड्स यूज किए गए थे, तो उसको समझना पड़ा, बहुत बार बार पढ़ा। अगर आप अनुवाद कर रहे हैं तो उससे पहले आपके लिए उस किताब को बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अगर आप उसको पढ़ते हैं तभी आपको समझ आएगी। ऐसा नहीं है कि किताब हाथ में आई और हम अनुवाद करने बैठ गए, उससे पहले हमें बहुत बार पढ़ना पड़ता है। और हर कलेवर की किताब आती है, देखिए अब ये एक आई थी यूज योर हेड, अच्छा, किताबें हैं 2 पार्ट्स में हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा मुझे मेहनत पड़ी, क्योंकि ये वाकई में यूज योर हेड ही हो गया मेरा। मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ा। तो
देखिए अब जैसे पिक्चर बुक्स हैं, कहने को ये छोटी छोटी बच्चों की किताबें हैं, लेकिन इनमें बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है। हाँ बच्चों की किताबों में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हमें अपने शब्दों का ध्यान रखना है। हाँ किताबों बिल्कुल में बिल्कुल। कि उनको कोई हमें जो शब्द दे रहे हैं उन्हें समझ आए। और जब हम अनुवाद करते हैं तो हमें वास्तव में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो आसानी से समझ आ जाए। ये नहीं कि भाई डिक्शनरी लेके बैठना पड़े या किसी बड़े की मदद लेनी पड़े, तो उससे क्या होता है कि जो पढ़ने का जो फ्लो होता है ना वो बाधित हो जाता है। अगर आपने कोई शब्द पढ़ा और समझ नहीं आया तो आप तो वही बीच में बच्चा किताब छोड़ देगा। तो अनुवाद की यही सबसे बड़ी है कि आपको उसको शब्दों को समझना, भाषा शैली, रहन सहन, किस आधार पे वो किताब लिखी गई है, कहाँ की है, परिवेश, ग्रामीण संस्कृति है, शहरी जीवन है, हर चीज के बारे में आपको उसको स्टडी करना पड़ता है पहले। अब मैं ना बच्चों से ये पूछना चाहूंगी कि हम जो अनुवाद की बात कर रहे हैं बच्चों, इस बात को ध्यान से सुनो और मुझे जवाब चाहिए। देखें कितना अनुवाद आता क्या होता है है। मैम? हाँ वेट, अब देखो अनुवाद का मतलब है ट्रांसलेशन। तो बच्चों से पहला सवाल है, अब इतनी देर से आप चुपचाप सुन रहे हैं तो आप लोग पहले तो अपने कैमरा ऑन करिए सब लोग, हम आपकी चेहरा देखना चाहेंगे। हाँ गुड। और अब मैं ये पूछना चाहूंगी, सुमन जी अनुवाद करती हैं, ठीक है, लेकिन क्यों, इसका लाभ क्या होगा, अनुवाद से क्या फायदा होगा, क्यों कर रही हैं? ताकि people from very different religion can read the book. रिलीजन? मैम क्योंकि जो जिनको हिंदी नहीं Religion, आती वो इंग्लिश में रीड कर सकते हैं और जिनको हाँ। इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी में रीड कर सकते हैं। हाँ तो एक सेकेंड, ऋषभ बहुत अच्छा बोला। कान्हा आप ये बताइए, क्या इंग्लिश और हिंदी के अलावा भी किसी और भी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन होता है? हाँ मैम, बहुत सारी बुक्स में भी हो सकता है। अच्छा अच्छा ठीक है। वो जो लिखता है वो कौन सी कंट्री से, वो क्या क्या सीखता है। जितनी भी लैंग्वेजेस एंड कंट्रीज हैं और सबकी लैंग्वेजेस में होता है। अच्छा अब एक, हाँ एक एक सेकेंड बेटा, एक एक करके बोलेंगे ना तो मजा आएगा, है ना, नहीं तो किसी की बात नहीं सुनाई देगी। हाँ कान्हा बोलो। मैम मैं बोल रही हूँ कि जो राइटर है, ऑथर है, वो कौन सी कंट्री से, कौन सी स्टेट से, उसने क्या सीखा है, उसकी लैंग्वेज उस पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो वहाँ की लैंग्वेज में लिख दिया। अब पूरे इतने वर्ल्ड में इतने लोग बैठे हैं, आप बच्चे बैठे हैं, इन तक वो चीज़ पहुँचाने के लिए बहुत ज़रूरी है एक ट्रांसलेटर का होना, जो कि उस दूसरी भाषा में लिख दे, दूसरी भाषा में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। तो सुमन जी ऐसा भी हुआ, आपने सिर्फ इंग्लिश में लिखा या कोई और भी लिखा, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, कि और भी कोई भाषा? नहीं, और किसी में नहीं। इंग्लिश ज्यादातर इंग्लिश टू हिंदी है और बाकी हिंदी टू इंग्लिश भी थोड़ा बहुत। हिंदी टू इंग्लिश भी किया और इंग्लिश टू हिंदी, ये तो बहुत मुश्किल काम है ना। इसका मतलब क्या होता है कि हमें दोनों भाषाओं को बराबरी से आना चाहिए, नहीं तो वो एसेंस नहीं आ पाता, वो सुंदरता नहीं आ पाती, है ना। अनुवाद करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको भाषा का ज्ञान, चाहे वो किसी भाषा में कर रहे हो, दोनों भाषाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है। क्योंकि फ्रेजेस है, ईडियम्स है, फ्रेजेस है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए तो एक ही बेहतर उपाय है कि आप चाहे लिखना चाहते हैं चाहे अनुवाद पढ़िए, उतना आपको नॉलेज आएगी और शब्द आएंगे। क्योंकि हमारे लेखक और के पास और अनुवादक के पास जो पूंजी होती है शब्दों की, अलग अलग तरीके के शब्द इस्तेमाल करेंगे। अब एक ही वाक्य चल रहा है, उसमें हमने 2 बार लिख दिया विकास हुआ, तो उसमें वो उतना रुचि नहीं आएगी, मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम एक में हुआ कि प्रगति हुई, तो हमारे पास एक ही शब्द, और हिंदी तो ऐसी भाषा है जिसमें शब्द ही शब्द है। एक दिन मैं आपसे बात कर रही थी तो आपने मुझे बताया था कि इस हिंदी में इसी शब्द के अलग अलग शब्द है ना, और एक अगर दूसरा शब्द लगता है वो बहुत अजीब लगता है, उसका प्रयोग ही अलग हो गया। हाँ, तो एक ऐसा उदाहरण बताएं बच्चों को कि कैसे एक ही शब्द के हमने बहुत से पर्यायवाची पढ़े हुए हैं जैसे, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो जाता है, तो कैसे उसको सावधानी से लिखना है, एक एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कि ना हमने जैसे उपयुक्त है वर्ड, तो उसको आपने वहां पे योग्य लिख दिया,
मीनिंग तो वो भी है कि वो योग्य, उपयुक्त, ये सब चीज एक ही शब्द उस अर्थ देते हैं, लेकिन हर जगह वो चीज सही नहीं। वो योग्य जो शब्द है वो अलग अर्थ में आएगा, लेकिन जो शब्द है वो अलग अर्थ में आएगा। तो इस तरह की गड़बड़ी करने से हमें बचना चाहिए। अलग अलग महत्वपूर्ण, जरूरी है, सबके एक ही मायने, लेकिन हमें कहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग करना है वो जानकारी हो। जैसे प्रयोग शब्द है, प्रयोग और इस्तेमाल, उपयोग, तीनों के ही मायने हैं, लेकिन तीनों को इस्तेमाल करते हुए हम लोग अलग अलग वाक्यों में उसका हम प्रयोग करते हैं। बहुत ही सेंसिटिव बात है ये, बहुत ही एक अलग बात है, क्योंकि हम लोग लिखते वक्त इतना ध्यान नहीं देते। तो इस ध्यान को देने के लिए एक ही उपाय मुझे नजर आता है, बच्चों को बचपन से ही किताबें देनी चाहिए, पढ़नी चाहिए बच्चों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा शब्द उनके सामने से आए। जितना वो पढ़ते जाएंगे ना, तो वहां से वो आंखों में बसता जाएगा, अच्छा इस शब्द के ये भी ये है, और प्रयोग वो अलग अलग किताबों में समझ पाएंगे उसको, है ना, कि किस तरह। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। कान्हा के पास हमेशा बहुत से प्रश्न होते हैं मैम, ये मानने वाली बात है, और सभी के पास है। तो कान्हा पूछ चुके हैं। 2 मिनट कान्हा। अभी हम ओपन करें लोहित। लोहित, आपको क्या प्रश्न पूछना है? आप भी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, मेरा समय कब आएगा, ये सब बैठे हुए तैयार। बताओ लोहित। उनको इनसे पूछना था कि जो उनकी स्टोरी है पीला झूमर, कौन सी? पीला झूमर, पीला झूमर। पीला झूमर? हाँ। आप हाँ, मेरा कहानी संग्रह। हाँ, कहानी संग्रह, मतलब बहुत सारी कहानियां होती हैं उसमें। हाँ, ठीक है? तो पीला झूमर में वो कुछ मैं उसके बारे में मैं जानना चाहते हैं, सुनना चाहता हूँ। अच्छा। जानना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, उसमें क्या है? एक्चुअली में वो बहुत सारी कहानियां हैं, 15-16 कहानियों का संग्रह है। अच्छा झूमर जो है एक कहानी का नाम है, अच्छा। उस पे मैंने बनाई थी वो। अगर आप गोल्डन शावर जानते हो, एक फूल होता है, वो क्या नाम मेरे दिमाग में निकल गया, येलो कलर के, अमलतास। हाँ हाँ, अमलतास। अमलतास का जो फ्लावर होता है, हाँ हाँ। उसकी उपमा देते हुए ये कहानी लिखी थी, क्योंकि उसको गोल्डन शावर कहते हैं कि वो एक समय में जब खिलता है तो पूरे सब तरफ पीले पीले फूल, बहुत सुंदर लगते हैं। और जिस तरह से वो गिरता है, तो उसको मैंने एक उपमा, एक माध्यम बनाकर, अच्छा। पति पत्नी के रिश्ते पर एक कहानी थी कि पीले झूमर, उसको मैंने टाइटल दिया। सामने एक अमलतास का पेड़ है कि वो खिला, कैसे गिरा, तो उसको मैंने माध्यम बनाया उनकी कहानी सुनाने का। तो इसलिए मैंने उस कहानी का नाम दिया पीले झूमर। हम लोग जो लेखक होते हैं ना, उपमाएं ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से किसको किसके साथ जोड़े, कंपेयर करना है, उस चीज को देखते हुए इसके साथ वो जोड़। उसको करते हैं, तो वो इसलिए वो पीले झूमर दिए, क्योंकि अमलतास का फूल होता था बिल्कुल पीला, और वो आपने देखो लटका हुआ झूमर की तरह लगता है वो। अगर आप देखिए हाँ, फोटो, बहुत प्यारे होते हैं, ऐसे लटक रहे होते हैं। वो एक खास समय में खिलते हैं, और ऐसे फिर वो झरझर झरझर या बहुत सुंदर है, बहुत। इनको टाइटल बहुत अच्छा लगा। इनको टाइटल अच्छा लगा, बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड, आधारित बना के मैंने ये एक कहानी लिखी थी। बहुत सुंदर। हाँ, कान्हा पूछ लो भाई, कान्हा पूछो। मैम मेरे पास 2 डाउट्स है। पहले वाला डाउट है कि वो अभी उन्होंने एक वर्ड यूज किया था जिसका Meaning. 2 वर्ड था, मीनिंग सेम था। प्रयोग और उपयोग। हाँ वो। अच्छा, अब इनको आप जरा इसका एक एक मतलब? लाइन सेंटेंस बता दीजिए। यूजेज की बात है, प्रयोग करना, बताएं। सुमन जी, जरा आप माइक को ना थोड़ा अपने सामने ऐसे ले लें, क्योंकि वो आवाज कट जाती है बीच बीच में। माइक हाँ, मैंने सीधा ही है। अच्छा, सीधा ही है, चलो बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ, अब देखिए प्रयोग कैसे होते हैं, जैसे आपके शब्दों में, आपके किताबों में लिखा होता होगा, निम्नलिखित वाक्यों को या निम्नलिखित अर्थों को का वाक्यों में प्रयोग करें, जी, मतलब यूज करें। ठीक है। अब इस्तेमाल के लिए हम कहते हैं कि बेटा आप अगर उधर उसमें नहाने जा रहे हो तो उस बाल्टी का इस्तेमाल कर लेना। दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन एक उस जो हम कभी कभी जब वाक्यों में प्रयोग करते हैं ना, तो कुछ किन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये इसका मतलब होता है। दोनों का मीनिंग है यूज करना। और क्या मैम है? मेरा second? डाउट था कि उन्होंने एक वर्ड दिया था उसका एग्जांपल के लिए, मुझे उसका मीनिंग नहीं समझा। यूज, टू यूज समथिंग।
नहीं मैम, आपने उसके लिए एक वर्ड दिया था, कुछ तो था, उससे कुछ चालू होता था। उपयोग और प्रयोग ये दो था। उपयोग, प्रयोग, इस्तेमाल। नहीं, एग्जाम्पल उसके लिए थी, वो मीनिंग्स अलग होते हैं पर हमें लगता है सेम होता है। श्रुति सम, वो तो श्रुति सम तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, इसलिए जब हम कभी लिखते हैं तो कहीं पर प्रयोग लिखेंगे, कहीं पर उपयोग लिखेंगे, कहीं पर इस्तेमाल लिखेंगे, वो समझा रहे हैं, ठीक है। हाँ चले। और दूसरा डाउट था फिर कि जो हम गूगल, आप रिसर्च की बात कर रहे थे, गूगल पे हम सर्च करते हैं, गूगल पे जो हम सर्च करते हैं वो हमेशा सही नहीं होता है पर। करेक्ट, लेकिन आप अपनी और किताबों से देख सकते हैं, लाइब्रेरीज में चेक कर सकते हैं। ये गूगल तो एक मैंने इजी वे आउट बताया है कि नाउ इट इज देयर, पर अदरवाइज हमारे पास लाइब्रेरी होती है, बुक्स होती है, अपने कलेक्शंस होते हैं, हम उनको भी पढ़ते हैं। और कई बार आपको बता दूं कि किताबों में भी जानकारी गलत हो जाती है, तो हमें खुद भी अपनी, जिसे हम बोलते हैं, एक अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या ये सही लग रहा है, इज इट लॉजिकल। और मुझे ये लगता है गूगल में क्या है, मल्टीपल एरियाज में मिलेंगे आपको, अलग अलग जगहों पर मिलेंगे। सिर्फ एक आप सोर्स को मत देखिए, है ना। अगर आपको कोई चीज में डाउट है, 4-5 सोर्स देखते हैं तो काफी आइडिया लग जाता है कि भाई क्या चीज है ना। एक सोर्स पर मत बिलीव करिए, मैं ये कह सकती हूँ, है ना। लेकिन काफी हद तक आइडिया लग जाता है, क्योंकि बहुत आर्टिकल्स हैं, बहुत तरह के। गूगल तो ऐसे काम वन करता एट है, अ टाइम, वन एट अ टाइम। वेट, ऋषभ बोलो। मैम गूगल तो हेल्प नहीं करता, क्यों? वो तो बस जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो नहीं दिखाता, वो 12th 10th के स्टैंडर्ड के आंसर्स दिखा देता है। हाँ, ये बात सही है, आप छोटे हैं अभी, तो अभी किताबें पढ़िए। एग्जाम में देखो मैम क्या कह रही हैं, सुनो ध्यान से सुनो। कह रहे हैं कि किताबें पढ़िए, आपने से बोलिए लाइब्रेरी से हमें बहुत सारी किताबें ला के दीजिए। आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको सही नॉलेज मिलेगी ना। अच्छा सुमन जी, आपने चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट में भी एडिटर का काम किया है ना, तो ये बच्चे जो हैं अधिकतर किताबें मुझे नहीं लगता ज्यादा पढ़ते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, नो डाउट पढ़ते हैं। अक्षज, यू कैन गो बेटा, यू कैन गो अक्षज। तो I know you have, so every time this happens you can leave always at ठीक है 4:30, no problem, don't have to ask, okay। हाँ, छोड़ सकते हैं बीच में क्लास, ओके। तो मैं ये चाहूंगी कि आप बताइए कि चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट में क्या भंडार पड़ा है, उनकी लाइब्रेरी कैसी है, और क्यों इस तरह की लाइब्रेरी को एक्सेस करना चाहिए, जाना चाहिए इन्हें। देखिए, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट एक ऐसा संस्थान है, मैं बोलूंगी कि जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन किताबें जहाँ से निकलती हैं, और बहुत ज्यादा हम लोग, अभी तो मैं वहाँ काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब हम थे तो बहुत ज्यादा माइन्यूटली, बहुत बारीकी से एक एक चीज का सारे पैमानों पर किताब को तराशा जाता था, और जो इलस्ट्रेशंस बनती थी उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, भाषा पर, और पॉइंट साइज कैसा होना चाहिए, किताब का आकार कैसा होना चाहिए, इन सब बातों पर बहुत डिस्कस करना होता था। और सीबीटी की अगर लाइब्रेरी आप जाएंगे, बीसी रॉय लाइब्रेरी है, वो बहुत बड़ा संस्थान है किताबों का, सुंदर है बहुत। इतनी किताबें कि आप खो जाएंगे। लेकिन मतलब मैं हर बच्चे से जो दिल्ली में रहता है उसको बोलूंगी कि उसको वहां जाना चाहिए, वहां की मेंबरशिप ले लीजिए, एंड आपको बहुत मजा आएगा। हर तरह की किताबें, ये नहीं कि सिर्फ बच्चों की किताबें हैं, फॉर एडल्ट्स ऑल्सो वहां पे किताबें हैं, इंसाइक्लोपीडियाज है, बहुत ज्यादा इंसाइक्लोपीडियाज है हर विषय पर, आर्ट की किताबें, मतलब आप यू नेम इट और आप पाएंगे। माय गॉड, बताओ कितना भंडार है। तो मैं यही चाहूंगी, ये बच्चे जो हैं, इवन एनबीटी की अपनी लाइब्रेरी है ना। हाँ, आप तो एनबीटी के लिए भी बहुत कुछ किए हैं, तो एनबीटी और सीबीटी जो है, नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, वो दोनों बच्चों को खासकर ज्यादा पता नहीं है ना। तो इनको जरूर जाना चाहिए, लाइब्रेरी को जरूर खंगालना चाहिए, वहां से बुक्स लेके आनी चाहिए, पढ़ो फिर वापस करने जाओ, ये एक ना चीज शुरू हो जानी चाहिए। अब स्कूल की तो लेते हो आप, लेकिन ये जो लाइब्रेरी है, ये इसमें पुरानी पुरानी बढ़िया किताबें जो अधिकतर जल्दी मिलती नहीं है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी आप वहां पे, हम, मुझे याद है अपने बचपन में हमारे मोबाइल वैन्स आती थी, अभी भी आती तो है शायद,
तो उसमें जाकर हम जाके वो वैन से किताबें पढ़ा करते थे, खूब पढ़ा करते थे। जब मैं मैं बुक्स लिखी ना उस समय मैंने काफी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को यूज हाँ। किया, बहुत ज्यादा गई वहां पर। जो किताबें मिलती है ना वो कहीं नहीं मिलती। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में जो किताबें हैं पुरानी पुरानी, जो मैंने खंगाली, जब इतनी सुंदर वहां भंडार है किताबों का। बिल्कुल लेकिन किताब ये बच्चे जो हैं इनको आइडिया नहीं है कि आइडिया वहाँ नहीं। क्या है। तो मैं यही कहूंगी पेरेंट्स को कि जरूर बच्चों को लेकर जाएं, देखें क्या है वहां पर। तो सुमन जी एक बार सारे बच्चों को अपनी किताबें जो आपके आसपास पड़ी है, एक सेकंड बेटा, ऋषभ वेट, जब बात कर रहे हैं ना एक बार हम पहले इनको कंप्लीट करके फिर हम वापस आएंगे बच्चों के पास, ठीक है? हाँ सुमन जी जरा दिखाइए किताबें आप अपनी, मैं बच्चे थोड़ी देखिए सी बेटा। निकाली है, थोड़ी सी निकाली है। कोई बात नहीं, बच्चे देखें कि भाई ये कैसी होती है। मैंने प्रथम के लिए की थी किताब। जी जी हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये एक तैयार हो खेलों के ऊपर है कि एक लड़की है जो ब्लाइंड है, अच्छा, वो खेलती है, वो कैसे ओ बॉल आ रही है, क्या बात है, बहुत तो सुंदर। उसपे वो किस तरह की वॉइस से वो करती है। हाँ ये कहानी थी, बहुत सुंदर थी। बहुत सुंदर, हाँ। और ये भी ये है कि ड्राइवरलेस कार पे है, ओ कौन चलाता है बिना चालक के गाड़ी, तो वो अरे पूरा वाह। साइंस पे उस पे बनाया साइंस पर, है कि किस तरह से गाड़ी जो है बिना ड्राइवर के कैसे गाड़ी चलती है, तो बहुत प्यारे ढंग से उसमें बताया गया है। ये बच्चों की है ये। और जैसे एक ये मैंने की थी पावर ऑफ एन, मींस न्यूट्रिशन, ओ तो ये पावर ऑफ एन के ऊपर न्यूट्रिशन की क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में, बाकी मैंने आपको दिखाई अभी। और हाँ, मैंने कहा लेकिन मैं थोड़ी सी लेकर आई थी। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चों को हाँ। पता लगे आपने किस तरह से अनुवाद का काम किया और हर कितना तरीके मुश्किल के काम विषयों है। पे काम किया है, हर हाँ। तरीके के विषयों पे अनुवाद किया है। तो अगर इन बच्चों में से ममता बनर्जी हो, कोई बच्चा अगर चाहे कि आपकी तरह आगे जाकर वो लेखक भी बने, एडिटर हाँ। भी बने, ट्रांसलेटर, तो उसमें क्या गुण होने चाहिए कि वो ये सब बन सबसे जाए? पहले, हाँ, पढ़ो। मैं सबसे पहले ये लगता है कि पढ़ना। यही है सबकी दिक्कत, ये पढ़ना नहीं है। दूसरा ये कि आपके पास वो एक जैसे नैक होना चाहिए कि हाँ। आपका जो माइंड है ना, वो एक खोजी माइंड होना चाहिए, हम्म, होना चाहिए कि जब यू वांट। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब हम छोटे थे तो उस टाइम पर कागज के लिफाफों में सामान आता था, है ना, तो वो प्रिंटेड होते थे, कभी अखबार की प्रिंट या किताबों की ज्यादातर लिफाफे बने ठीक होते थे। बात है, हाँ। तो जब हमें जैसे मूंगफली आई है, मूंगफली खा ली, उसके बाद में उस लिफाफे को खोलती थी, उसको पढ़ा करती थी, हाँ था क्योंकि वो भी किसी किताब का हिस्सा होता था। तो वो इतनी एक जुनून था मेरे अंदर कि जो भी चीज है उसको पढ़ना है, और कुछ इतना नोट्स लिख लेते थे, कोई भी चीज अच्छी लगी हाँ, उसको हमने लिख लिया। हाँ। ये भी आप देखिएगा, एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपके दिमाग में जो भी कुछ आ रहा है, चाहे एक शब्द आए, चाहे एक वाक्य आए, उसे आप तुरंत नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि क्या है ना, फिर वो स्लिप हो जाएगा दिमाग से। और हो सकता है बाद में उसी एक शब्द से, देखिए बात करते करते जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पता नहीं कितनी कहानियां मेरे मन में आ गई हैं, क्योंकि वो सवालों से ही भी कहानियां भी बन जाती अरे है। वाह, आज सुमन जी जाएंगी और फटाफट एक कहानी लिख डालेंगी। और तो बहुत इसी से बात पर कैरेक्टर्स, देखिए हाँ। कैरेक्टर्स का भी अवलोकन कीजिए। सही बात है, आप रास्ते चल रहे हैं ना, आप लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्वेशन से आपको कैरेक्टर मिलते हैं कि उषा मैम ने कैसी साड़ी पहनी ली है। आपके कोई पात्र बनाना है, कोई टीचर है, कोई कंपेयरर है, तो मैं फट से उनकी पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगी कि हाँ उन्होंने ऐसी रंग की साड़ी पहनी हुई, ऐसे बैठी हुई थी, ऐसे बोलती थी, उनके बोलने का अंदाज ये था, चश्मा था, और मेरा कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। हाँ। तो ज्यादा सोचने के बदले लोगों को देखो, और Yes. लोगों की, और कई लोगों की ना बोलने का ढंग थोड़ा अलग होता है, कई लोग ऐसे करते रहते हैं, एक आदतें भी होती हैं। तो इन सब आदतों को जब आप देखते हैं तो आपकी डायरी में नोट कर लेने चाहिए, मुझे लगता है ना? तो आपकी कहानी के पात्र आपको सामने ही दिखाई देने लगते हैं जब आप
तो इसी बात पर आप अपनी एक कहानी जल्दी से सुनाइए, छोटी सी कहानी, हमारे बच्चे बैठे इंतजार कर रहे हैं। और कान्हा और वृषा बेटा, हम आपसे सवाल लेंगे बाद में, पहले मैम की एक कहानी सुनेंगे। सवाल नहीं है, मुझे कुछ बोलना है। बोल दो। हम मैं बोल रही कि बच्चे बुक्स नहीं पढ़ते, पर मैं भी पढ़ता हूँ। आप तो पढ़ते हो, आप तो पढ़ते हो। मैम मुझे ड्राइंग्स खुद ही आते बुक्स में। अभी सब बातें करेंगे बेटा, एक पहले छोटा सा एक क्वेश्चन है मैम, एक चंपक बुक थी ना, वो किसने लिखी थी? मुझे बस ये जानना है। एक चंपक नहीं थी, बच्चों की मैगजीन है और अभी भी आती है। बुक नहीं है, मैगजीन है बच्चों की, आप उसे पढ़ना। और बहुत मेरी मैम ने दी थी। हाँ, तो उसमें ना बहुत सारे लोगों की कहानियां होती हैं, बहुत सारे लेखकों की, बच्चों के लिए बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। उसे आप अपने घर में लगवा लीजिए, वो अभी भी आती है। हाँ, वो मंथली आती है, 15 दिनों में भी आती है। हाँ, पाक्षिक है वो। हाँ, उसे मम्मी पापा को बोलिए, आपके लिए लेकर आएंगे, मजा आएगा आपको कहानी पढ़ के। मैम हम हर साल बुक फेयर में जाते हैं जो जनवरी में लगता है। एक सेकेंड तो उसमें से मैगजीन्स हम खरीद कर लाते हैं। कौन बोल रहा है? बहुत सारी। मैम रिंशी। हाँ रिंशी, बोलो बोलो बोलो। यस मैम, हर बार मैं जाती हूँ बुक फेयर, वहाँ पे मैंने एनबीटी की बहुत सारी बुक्स भी ली हैं, और मतलब कि और भी बहुत सारे, मजा आता है वहाँ पर जाकर। मतलब ऐसा लगता है कि चारों तरफ बस किताबें ही किताबें, बहुत सुंदर। और वहीं पर रहे बस। और सुमन जी, मैं बताऊं, ये बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। आप समझ सकते हैं, हम लोग की जो है वर्चुअल बुक लाइब्रेरी है, जहाँ पर बुक्स हम सामने भी नहीं देख पाते, हम बुक्स पर चर्चा करते हैं, और बच्चे अधिकतर अपने घर से तैयार ही करके आते हैं। एक विषय हम दे देते हैं, और वो हर हफ्ते जब आते हैं तो हम पहले से उस विषय पर बात करने के लिए उनको दे देते हैं टॉपिक, ठीक है। कोई कविता, कोई कहानी, कुछ भी तैयार करके आता है, और हम यहाँ पर हार्डली आधा पौना घंटा बैठते हैं, और इतने एक्साइटेड होते हैं ये कि हर समय एक पीपीटी कोई बना के ले आएगा, कोई क्विज तैयार करेगा, कोई कहानी बोलेगा उस विषय पे, कोई कविता बोलेगा। तो ये सारे बच्चे वो बच्चे हैं जो एक्चुअली चाहते हैं पढ़ना, ठीक है ना। तो इन बच्चों को बहुत ज्यादा, मतलब अपने आप ये सेल्फ मोटिवेटेड है, यू कैन से दैट। तो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड कि आज क्या बोल रहे हैं, आज हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस आएंगे, है ना। ऐसे आ जाओ बच्चों, तुम्हें ढेर सारी किताबें दे दूंगी। तो सुमन जी, आप पहले इनको एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी सुनाएंगे, फिर हम ओपन करेंगे इनके क्वेश्चन के। बहुत से क्वेश्चन है मन में। 3 से 4 मिनट की हो जाएगी, मैंने कोशिश की थी, लेकिन जल्दी कोशिश 3 से 4 मिनट, ताकि इनके प्रश्नों का भी हम जवाब दे पाए। बहुत मजा। अयाना बाद में, अयाना पहले उनकी कहानी सुन ले, फिर आपकी प्रश्न, ठीक है। हाँ, बहुत एक मजेदार कहानी है मुर्गी की। ओके। कहानी का नाम है अजब गजब दुकान। मिस मुर्गी की दुकान थी, बड़ी अजब गजब। उसमें हर चीज मिलती है। दुकान भी ऐसी नहीं थी कि कोई बहुत नॉर्मल सी दुकान है कि भाई हाँ से होती है, बड़ी निराली और अनोखी दुकान थी। इतनी लंबी चौड़ी थी कि एक साथ 4-5 लोग अगल बगल से निकल सकते थे, और बड़े बड़े कि बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हो जाए तब भी सामान खरीद सकते थे। अच्छा। और मजे की बात ये कि इतना सफाई रखती थी कि शीशे की तरह उनकी दुकान जो है वो चमकती रहती थी। और फिर फर्श हो, काउंटर हो, कोई भी जगह हो, रोशनी हो, बल्ब हो, हर जगह बस चमक दमक, ऐसी सुंदर सी उसकी दुकान थी। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि हर चीज फ्रेश मिलती थी, कोई भी चीज खराब नहीं होती थी। और जो भी काउंटर पे सामान आता था, मिस मुर्गी ले उसे खुद चखती थी और फिर उसे काउंटर पर रखती थी। और सबसे अच्छी बात क्या थी, जो दुकान थी, जो उसकी जो दीवारें थी, उस पर बहुत बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। और शीशे कैसे थे? अजब गजब शीशे थे कि आप, और हर शीशे के किनारों पे सुनहरी बॉर्डर था। उसमें क्या था खासियत कि जैसे ही आप अपनी शक्ल देखो, चेहरा देखो, तो अजीब अजीब से चेहरे और आकार बनने लगते थे। तो क्या होता था, जो मिस मुर्गी की दुकान पे इसीलिए ना बच्चे दौड़ दौड़ के आते थे, क्योंकि उनको एक तो खाने को तो मिलता ही था, और साथ देखने को वो शीशे के आगे खड़े हो जाते और अजीब अजीब सी उनकी शक्लें बनती, तो उन्हें बड़ा मजा आता। वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते, और फिर वो अपनी मम्मी पापा से जिद करते थे कि नहीं नहीं, हमें तो मुर्गी आंटी की दुकान पर ही जाना है।
जो मम्मी पापा थे ना, उनको भी अच्छा लगता था वहां पर आना। क्यों? क्योंकि उनको वहां पे हर चीज मिल जाती थी जो बच्चे को खानी होती थी। तो किसी ने उसका एक नाम दिया, टेंशन फ्री शॉप। अच्छा। यहाँ पर हम आते और हमारे बच्चे को हर चीज मिल जाती है और उनको हर जगह अलग अलग दुकानों पे नहीं जाना पड़ता। इतनी मजेदार चीजें थी जो आप सब खाते हो वो वहां पर मिलती थी। केक, पेस्ट्री, पिज्जा, बर्गर और चाट पापड़ी, समोसा, रसगुल्ले, ढोकला, मतलब हर तरीके की। तो फूड फॉर ऑल, मुर्गी की दुकान में फूड फॉर ऑल, सबको हर चीज वहां पे मिला करती थी। और अब क्या, मिस मुर्गी बड़ी स्मार्ट थी। वो सारा दिन दुकान में एक छोर से दूसरे छोर पे फुदकती रहती थी। उनकी गोल गोल आंखों की चौकसी से कुछ नहीं बचता था। अगर वो देखती और उनकी क्या था, छोटी सी गलती भी पकड़ लेती थी। और वो क्या पहनती थी, लाल रंग की एक बहुत प्यारी ड्रेस, जिसमें वो किसी गुलाब से कम नहीं लगती थी। और धूल का एक भी दिखता तो काउंटर पे जो जिम्मेदारी होती, जो खड़ा होता, जाकर उसे चुपचाप डस्टर थमा देती और कहती शायद आपसे ये आपने देखा नहीं होगा, इसको साफ कर दीजिए। तो वो इतने प्यार से सबसे बात करती थी, किसी को डांटती नहीं थी, किसी को नौकरी से नहीं निकालती थी। तो स्टाफ भी उनसे बहुत खुश रहता था। एक दिन बोली, मिस्टर पैरेट, आपने थर्मोकोल की प्लेट्स को ठीक से नहीं रखा है, अगर जिस तरह से आपने रखा है वो टूट जाएंगी, इन्हें प्लीज ठीक कर दीजिए। तो वो इस तरह से करती थी, चिल्लाती नहीं थी। और एक दिन क्या हुआ, एक बच्चा जब आया तो वो जिद करने लगा, मम्मी मम्मी मैं तो गोलगप्पे खाऊंगा। तो उन्होंने बोला, माँ ने, बेटा अभी तुम कुछ और चीज खा लो, क्योंकि गोलगप्पे खाने के लिए तो हमें किसी और दुकान में जाना पड़ेगा, यहाँ गोलगप्पे नहीं मिलते हैं, कुछ और खा लो। लेकिन नहीं, वो तो बहुत, तुम जैसे जिद करते हो ना बच्चे, ऐसे उसने भी जिद कर दी, नहीं नहीं मेरे को तो गोलगप्पे ही खाने हैं। वो बहुत चिल्ला रहा था। अब ये बात सुन के मिस मुर्गी को बहुत बुरा लग रहा था कि भाई मेरे यहाँ बच्चा आया और गोलगप्पे नहीं खा पा रहा, क्योंकि उनकी दुकान पर गोलगप्पे नहीं थे। तो उसने बोला, नहीं मुझे तो मिस मुर्गी की दुकान से गोलगप्पे खाने हैं, मैं शीशों के सामने खड़े होऊंगा और गोलगप्पे खाऊंगा और अजीब अजीब से फिर शक्लें बनाऊंगा, मुझे तो यहीं पर खाने हैं। अब वो बेचारी क्या करी, तो मिस मुर्गी ने संभाली, बोली, बेटा आज तो तुम ऐसा करो, ये चॉकलेट मिल्क शेक पी लो, तुम्हारे लिए खास बनाया है, और मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कल तुम आना और मैं तुम्हारे गोलगप्पे खिलाऊंगी, और फिर वो गोलगप्पे मेरी तरफ से फ्री होंगे तुम्हारे लिए। तो वो अब बेचारी उन्होंने ये बोल दिया, पर मिस मुर्गी ये कैसे संभव होगा? चुलबुल चिड़िया ने सहमते हुए उनसे पूछा, जो उनके यहाँ काम करती थी। असल में क्या था कि पहले गोलगप्पे होते थे उनकी दुकान और उसका काउंटर भी चुलबुल चिड़िया संभाला करती थी। लेकिन अब क्या था कि चुलबुल चिड़िया जैसे ही अपनी चोंच से गोलगप्पे में छेद करती पानी भरने और आलू और चने भरने के लिए, तो वो गोलगप्पे टूट जाते, बिखर जाते। तो वो बेचारे गोलगप्पों का काउंटर उन्हें हटाना पड़ा, क्योंकि वो, और मिस मुर्गी जैसी थी, वो तो किसी को नौकरी से हटाती नहीं थी। तो उन्होंने चुलबुल चिड़िया को तो नहीं हटाया और काउंटर से गोलगप्पे हटा दिए। तो क्या होगा? तो वो बोली, चुलबुल घबराओ मत, मेरे को एक आइडिया आया है, होगा और तुम ही खिलाओगी उनको। अच्छा। तो बोले कैसे? तो उसने, मिस मुर्गी ने उसके हाथ में एक स्ट्रॉ पकड़ा दिया कि आज जब बच्चे को मैं मिल्क शेक दे रही थी तो मुझे ये आइडिया आया है। तो बच्चे को मैंने देखा वो स्ट्रॉ से कितने मजे से मिल्क शेक पी रहा था। तो अब क्या हुआ, अगले दिन जब काउंटर पे चुलबुल चिड़िया अपनी चोंच में स्ट्रॉ दबाए, उससे गोलगप्पे में छेद कर उसमें आलू चने चटपटे पानी में उन्हें डुबोकर सबको खिला रही थी। कल जिस बच्चे ने जिद की थी गोलगप्पे खाने की, वह बच्चा गप गप करके गोलगप्पे खा रहा था और शीशे के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल बना रहा था। और दुकान पर तो फिर से बहुत भीड़ थी। मिस मुर्गी फुदक फुदक कर इधर रही थी। बच्चे खुश थे, उनके माता पिता खुश थे
और सबसे ज्यादा खुश थी मिस मुर्गी, जिनकी गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थी। बहुत you. सुंदर। काफी अच्छे थी मैम, पर मुझे एक चीज स्ट्रेंज लगी, अच्छा। उनका नाम मिस मुर्गी क्यों था? से दिया ना, मिस मुर्गी नाम दिया है ना उनका हमने कहानी में। अब आपका ध्यान गया ना इस हाँ, पर, तो ऐसे नाम हम देते हैं ना, बच्चों को पढ़ने में मजा आता है। हाँ। बहुत सुंदर, बड़ा मजेदार था। हाँ लोहित बोलो। हमें कोई क्वेश्चन पूछना था इस स्टोरी से रिलेटेड हाँ, कि किस माँ ने उसके बच्चे की माँ ने उसको ये नहीं बताया कि वो ज्यादा गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए, उससे गला खराब हो जाएगा। अरे ये मिस मुर्गी जो है अच्छा नहीं, प्रोडक्ट दे रही है, इसलिए माँ ने नहीं बोलाया, क्योंकि अच्छा। यहाँ अच्छा प्रोडक्ट। हाँ, अच्छा। उसकी दुकान पे सब फ्रेश। नहीं, क्योंकि उसको ज्यादा खाने से उससे गला खराब होता है ना, हाँ इसलिए कह रहा ज्यादा था। नहीं खाएगा, लेकिन हाँ उसको टेस्ट आएगा ना। वो घर पे बनाते हैं ना, हाँ हाँ, घर पे बनाते हैं ना जैसे, तो उनके यहाँ बहुत अच्छा बनता था। भी बनाए होते आते हैं, बस उन्हें तलना होता है। हाँ हाँ ठीक है, सबको आता है यहाँ पर आजकल कुकिंग। वो उसकी मम्मी खुद ही घर पे क्यों नहीं बना सकती थी गोलगप्पे? अरे हर चीज हम लोग बना देंगे। कैसे लिखते बनाती तो कहानी कैसे लिखते ये बताओ। और हर चीज हम थोड़ी, अगर मैम एक बात बताइए सुमन जी, अगर हम सब कुछ ही घर में बना लेंगे तो बेचारे बाहर के दुकानदारों का क्या होगा? मार्केट तो इसीलिए चलती। अब आप बोलोगे कि हम जूते ही क्यों ना घर में बना ले, हम ये क्यों ना घर में बना, अरे सबको काम चाहिए ना। तो हाँ, सफाई मेंटेन रखनी जरूरी है ना, ये बात है। तो बहुत ही अच्छी बात है। और कौन पूछना चाहता है प्रश्न? प्रश्न पूछो, आज तो मजा ही आ गया। नैन्सी पांडे। नानसी पूछो पूछो। नैन्सी आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है इसके साथ ना, नहीं आ पाता इसमें। हाँ आप ना टाइप कर दो, चैट पे टाइप कर दो। नैन्सी चैट पे टाइप कर दो आप। कमलजीत आपका स्वागत है यहाँ पर, वंदना जी भी आई हुई हैं आज। तो कमलजीत आप कुछ पूछना चाहती हैं क्या? मुझे सुनना बड़ा अच्छा लग रहा अच्छा। है, मैम को सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, गुड गुड बहुत गुड। अच्छा। और वंदना जी आपको भी पूछना है कुछ? थोड़ा मैम सॉरी, थोड़ा लेट ज्वाइन करा, पर स्टोरी मैंने पूरी सुनी, बच्चों की क्वारीज पूरी सुनी। उससे पहले जो मैम अपनी किताबें दिखा रही थी, इंटरेस्ट से देख रही थी, थोड़ा सा लेट हो गया था आज। बहुत अच्छा। मनी का मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगा, जो बच्चों ने इंटरेस्ट से सुना, उसमें से क्वारीज दे रहे हैं, तो वो जो कहानी सुनाने का जो मजा होता है ना, वो थोड़ा हो जाता है। हाँ, सही बात है। रिंशी आपको कुछ पूछना है? मैम मैं ना सुमन मैम के लिए कुछ कहना हाँ चाहूंगी जी। कि सुमन मैम बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है लेखन में। क्या बात है, ताली क्योंकि- ताली ताली। क्योंकि मैम जो वो लिखती है फिर उसको एडिट yes. करना, क्योंकि अपने ही लेख में अपनी गलतियां पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, और फिर उसको किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। हाँ बहुत अच्छी है मैम, बहुत मल्टी टैलेंटेड है। हाँ देखा। हाँ और मैम मैं ये जानना चाहूंगी सुमन मैम आपसे कि आप कोई ऐसी बात जो हमें बताना चाहे जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिले, कोई ऐसी बात तो बताइए। सुमन जी अपने आप में एक प्रेरणा है कि नहीं? आप देखिए कितना काम किया, इतना लिखा है, इतना ट्रांसलेशन, इतना लिखा। पर्यटन की बात रह गई सुमन जी, वो जरूर बताए। हाँ वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। हाँ पहले इसकी मैं एक जवाब की भी बात बताओ। हाँ बेटा, सबसे पहले तो वही मैंने आपको कहा कि आपको पढ़ना है। अगर आप कुछ लिखने वाले हो, जैसे आपने कहा ना कि एडिटिंग वाला पार्ट, अगर आप कुछ लिख रहे हो ना, तो लिख कर उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दो, फिर 2 दिन बाद उसको फिर पढ़ो, तो आपको अपनी गलतियां खुद ही नजर आ जाएंगी। क्योंकि हम एक फ्लो में लिख रहे होते हैं, तो हमें लगता है हमने जो लिखा भाई माशाअल्लाह है, लेकिन जब हम 2 दिन बाद उसको उठा के पढ़ते हैं ना, तो हमारे को
खुद ही अपनी गलतियां मिल जाती हैं। तो इस बात पे भी आप करोगे तो आपको आपके लिखने में रिफाइनमेंट आएगी, सुधार होगा। और जैसे उषा जी ने कहा पर्यटन पे, तो भी मेरा एक जुनून बनता जा रहा है और मैं चल देती हूँ जब मेरे को मौका मिलता है। और कोविड ने मुझे रोक दिया, विराम आ गया मेरे पाँव में। सुमन जी बहुत घूमती हैं और जहाँ घूमती है वहाँ जाके वहाँ का देखती हैं, लिखती हैं, फिर उसके बाद पब्लिशिंग में देती हैं, फिर वहाँ छप जाती है, फिर हम सबको पता लग जाता है आप यहाँ घूम के आए थे। तो वो उसमें भी वही है कि वहाँ जाते हैं, वहाँ के बारे में एक एक चीज डिटेल्स को देखते हैं, आर्किटेक्चर को देखते हैं, हाँ करती हूँ, वहाँ के खाने के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो एक बहुत मजा आता है, फलक और बड़ा होता है हमारे सोचने देखने को, और कहानियां मिल जाती हैं ढेर सारी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वहां से फिर आपको रिसर्च भी करनी पड़ती है जब आप लिखते हैं। देखिए हम घूमने गए एक अलग पर्पज से जाते हैं ना, वहाँ बहुत सुंदर सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन अगर उसको लेखन में डालना है तो आके फिर आप उसके बारे में, और वहां पर भी आप उसके बारे में और रिसर्च करके आती हैं, क्योंकि फिर आप प्लेस के बारे में लिख रही हैं तो बहुत रिसर्च की जरूरत है इसमें। जिनमें वो गाइड जो लोकल लोग होते हैं ना, हाँ कुछ जानकारी मिल जाती है, क्योंकि जो गूगल पे है वो सब बेकार लगता है, उसमें मजा नहीं आता। तो जो लोकल है उनसे हम बात करते हैं। तो आप जाके अपने डायरी खोल कर बस जब वो बोल रहे हैं वो डायरी हाथ में रहती है और ऑडियो रिकॉर्डिंग रहती है, क्या बात है, रिकॉर्डिंग करती रहती है, हमें नहीं मिलता, और फोटो खींचते रहते हैं। तो फोटो खींचने से भी ये फायदा होता है कि फोटो में वो डिटेल्स आ जाती है। अच्छा, किसी मंदिर में गए, मूर्ति मुझे है, उस मूर्ति के बारे में मुझे लिखना है, फोटो बिल्कुल उसके पास जाके जूम करके खींच लेती हूँ, फिर घर जाके उसको देख के समझ के लिख लेते हैं। तो जो छपती है जब, तो हो सकता है आपकी ही दी हुई भी आप छापते हो वहां पर जो पिक्चर्स हैं। हाँ मैं अपनी ओह दैट्स गुड। तो फिर वो भी अच्छे से खींची होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये कला भी आपको आती है। अरे वाह क्या बात है। और सुमन जी तो बहुत आर्ट का काम भी आपने किया पहले, जैसे आपने बताया है ना। तो आज का जो है ये तो बहुत ही अच्छा सत्र रहा। सुमन जी के पास तो ढेरों बातें थी जो आज तक मुझे भी नहीं पता थी। वो मेरी फ्रेंड है पर हम इतना भी हम डीप नहीं जान पाए थे सुमन जी, जो आज हमें पता लगा आपके बारे में। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ लोहित पूछो। हमको उनसे पूछना था कि मैंने हाँ बॉक्स लिखा है। में हाँ लिख लिया है। एक सेकंड देखती हूँ बेटा, एक मिनट। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है, बर्दाश्त करना और सहन करने का मतलब तो एक ही है, तो हमें कैसे वाक्य में प्रयोग, बर्दाश्त करना और सहन करना दोनों में अंतर क्या है? देखिए सहना जो होता है ना वो बहुत अलग तरीके से आता है, जैसे कि गर्मी सहना है ना। अब बर्दाश्त करना क्या होता है, उसमें भी आएगा गर्मी बर्दाश्त करना, लेकिन वो उतना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि बर्दाश्त जो है उस बहुत डीप मीनिंग में पीड़ा बर्दाश्त करना। हम पीड़ा सहना नहीं बोलते हैं, हम पीड़ा बर्दाश्त करना बोलते हैं कि हमने उसको बर्दाश्त किया। लेकिन सहना जो है वो थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा ऊपर है, सतही रूप में इस्तेमाल करते हैं कि गर्मी सहन नहीं हो रही आज, तो गर्मी वो हमें पर वो हो रहा है कि ये मैं इस आदमी को सहन नहीं कर सकता है ना, ये बच्चा तंग करता है, हम उसको ये नहीं कहते मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकता। तो जो बर्दाश्त है वो थोड़ा सा गहन, जब हम शब्दों वाक्यों का करते हैं उसमें आता है, हालांकि मीनिंग दोनों का एक ही है। बहुत अच्छा, बोलो लोहित बोलो। हमको इनसे पूछना था कि पीला झूमर और दोनों में लास्ट स्टोरी बताई थी, ये कैनविटी और किसी बुक की साइड नहीं वो बताएंगे। आपका कहाँ से पब्लिशिंग हुई है मैम वो पीले झूमर की? साहित्य भूमि में हुई है और वो आपको अमेज़न पे है। अमेज़न पर है। तो आप ना एक काम करिएगा, आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा, मैं इसको आगे भेजूंगी। हाँ अमेज़न से आप खरीद सकते हैं। कि मैं वो पढ़ लूं। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। पूछ लो। मैम सुमन फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हाँ फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा हिस्ट्री। ओहो मेरा मैम ड्राइंग। लेकिन हिस्ट्री में हिंदी तो मेरे से पूछ रहे हो आप? मुझे ना सब पसंद है। आई लाइक ईच एंड एवरीथिंग, जो आ जाए वो पढ़ लिया, और मुझे हर समय बहुत इंटरेस्ट रहता है, कुछ भी आ जाए मजेदार अच्छा लगता है मुझे। फेवरेट सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट बताइए। मेरा फेवरेट सब है,
मेरे सभी फेवरेट है। आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, मैं हमेशा मतलब मेरा कोई सब्जेक्ट ऐसे नहीं रहा कि नहीं मेरे को पढ़ना है तो अच्छा ही, हर चीज ही अच्छी लगती है मुझे। आज भी जो भी चीज आती है ना, न्यूज़पेपर आ गया, कुछ आ गया, मतलब कहीं भी अटक सकती हूँ मैं। मतलब आई रियली एंजॉय रीडिंग। और हाँ, और उसके अलावा मतलब मुझे नॉलेज गेन करना, कहीं से कुछ अच्छा मिल रहा है तो अच्छा लगता है वो। बोलो। मैम स्टोरी में ड्राइंग भी खुद ड्रॉ करती हैं? नहीं, ड्राइंग तो इलस्ट्रेटर करते हैं। हाँ, कौन होते हैं? वो जो चित्र बना, जो चित्र बनाते हैं, ये जो चित्र बनाते हैं ना, बोलो बेटा, आयाना बोलो। बात एक और बात नहीं आती समझ। एक तो वो लोग जो चित्र बनाते हैं, कार बनाते हैं, लेकिन मैम आयाना एक सेकेंड जरा, वो क्या पूछ रहे देखें। हाँ मैम, जैसे मुझे ये तो समझ आ गया कि बुक में जो इमेजेस बना देते हैं वो तो चित्रकार बनाते हैं। हाँ, लेकिन मैम जो हमारे स्कूल बुक्स में नीचे वर्ड मीनिंग लिखे होते हैं वो भी आप लोग ही लिखते हो? जो लेखक होता है उस कहानी का वर्ड मीनिंग है, जो भी उसने डेकोरेशन जो होती है वो भी आप करते नहीं, वो डिजाइनर करता है। जो डेकोरेशन होती है वो डिजाइनर करता है, ग्राफिक आर्टिस्ट होते हैं, इलस्ट्रेटर होते हैं। मैम जो बुक्स में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं मैम वो भी आप लिखते हो? वो लेखक का काम होता है। नहीं, मतलब जिसका है, जो पाठ्य पुस्तक तैयार करता है, टेक्स्ट बुक्स, वो ये सब करते हैं। मैम मेरे को कुछ कहना है मैम। बोलो लास्ट। मैम मेरे कहना है मैम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इंग्लिश और आर्ट। अच्छा, बहुत अच्छी बात। सभी बच्चों के फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं कोई ना कोई, लेकिन मैं यही कहूंगी सब कुछ पढ़ो इस वक्त, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो हर सब्जेक्ट। किसी के प्रति नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऑल थिंग एवरीथिंग यू शुड ग्रास्प, टेक, क्योंकि क्या पता कल कौन सुमन बाजपेयी जी की तरह क्या क्या बन जाए। उस समय तो इतनी सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, तो आज का जो गेन किया हुआ नॉलेज उस समय काम आएगा, है ना। इसलिए हर सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से लीजिए, और सुमन मैम की तरह कुछ भी आ जाए, वो कुछ भी ट्रांसलेट कर लेती हैं, तभी जब उनको वो आता है ना, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए इंटरेस्ट बनाए रखें हर सब्जेक्ट में। तो और आज की हमारी चर्चा सार्थक रही। वंदना जी ने हमें ये लिखा है, बच्चों की बहुत ही मजा आया। देखो मैम, सुमन मैम, देखो कितना मजा आया बच्चों, और ये बच्चे निश्चल हो, फटफट बोल देते हैं अपनी बात, है ना। बहुत मजा आया, मतलब इतना ज्यादा, अरे हाय, इतना ज्यादा मजा आ गया आज तो। मैम सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड मेरे से वो खत्म हो गई है। हाँ, ले दीजिए। बोलो बेटा, बोलो। मैम जो आपने सुमन मैम के बारे में बताया था कि एडिटर, मैम मुझे लगा था वो वीडियो एडिटर। हाँ, वीडियो के भी एडिटर होते हैं, ये लिखने के, है ना, जो कॉपी किताबें छपती हैं। ये किसी को नहीं पता कि आपके यहाँ जो फोटो आई न्यूज़पेपर में। सबको पता है, मैंने उसमें डाला है। किसी ने बताया नहीं। अच्छा, अभी बात करेंगे। नहीं, मेरी तारीफ अभी नहीं, आज तो सुमन जी का दिन है, उनकी तारीफ हो रही है। आपकी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, अरे भैया ठीक है, आया आज हो गया। हम बात कर लेंगे, अभी हम सुमन जी की बात करें तो सब लोगों को आज बहुत ही मजा आया। सुमन जी, आपको आनंद आया इन बच्चों के साथ? बहुत ज्यादा, बहुत मजा आया। हमारे ये बच्चे ऐसे ही हैं, उछल कूद करते हुए आते हैं, उछल कूद करते हुए जाते हैं, और खूब मजे हम लोग करते हैं। और हम यही चाहेंगे कि ये और जुड़े बच्चे, क्योंकि इतनी अच्छी चर्चा जो होती है जब हमारे ऑथर आते हैं, आप जैसे आए, तो हर बार कुछ नया सीखने को मिल रहा है इस उम्र में, इस समय, जबकि हम लोग तो कभी वाकिफ ही नहीं होते थे कि कोई लेखक होता होगा, कोई ये सब वर्ड ही नहीं पता था कि एडिटर होते हैं कोई, या कोई इलस्ट्रेटर होते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे वर्चुअल क्लब से और भी बच्चे जुड़े, ताकि हम इतने अच्छे अच्छे जो लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं तो वो उन तक भी वो ज्ञान पहुंचे, है ना। तो आज आप यहाँ आई, हमारे बच्चों ने वाकई बहुत उसका आनंद लिया, इतने प्रश्न पूछ डाले आपसे। अच्छा लगता है, मन को बहुत अच्छा लगता है कि ये बच्चों के मन में इतनी जिज्ञासा है, और ये बनी रहनी चाहिए, और प्रश्न आने चाहिए, ताकि अगली बार जब आप आएंगे तो ये पहले से और प्रश्न, इस बार तो हम पहचान गए इनको, और बल्कि अब आपकी लिखा हुआ कुछ होगा अगर,
तो मैं इनसे शेयर भी करूंगी कि सुमन जी ने लिखा है, तो आप देखिए उनको। आप चाहें तो गूगल पे मेरा नाम डाल के सर्च कीजिए, सब कुछ आ जाएगा। हाँ, तो सुमन जी आपका बहुत बहुत आभार, आप यहाँ आई, हमें वाकई हमें बहुत आनंद आया।